Hello everyone, this is Shahnawaz here and welcome you again on this YouTube platform LLTC Pandwa. Today we are here to discuss a new chapter of class 12 and we are just going to begin a very important and very mark scoring chapter of class 12 subjective of English language. That is nothing else, that is just notice writing. Okay, as you can see on the screen, एक क्लास नोटिस राइटिंग क्लास, एक ही क्लास में आपको टोटली नोटिस राइटिंग के बारे में सब कुछ की जानकारी मिलने वाला है, चाहे वो उसकी फॉर्मेट की बात हो, एग्जाम्पल की बात हो या तो वो क्या है उसके डेफिनेशन की बात हो, वो सब के साथ आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग देखते हैं आज की इस क्लास में क्या है एक नोटिस राइटिंग। As we all know that the importance of notice writing in English language because it is a very mark scoring question in 12th class pattern. Okay, thus we are just going to discuss what is a notice and how can you write a notice in an influent way. Okay, just begin. Then the first question arises in your mind when you hear the word notice. Then the first question arises in our minds is what is a notice? What is a notice? एक नोटिस क्या है? जब भी हम नोटिस का शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि ये नोटिस क्या है। चलिए आज हम लोग उसका उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। एक नोटिस क्या है? अगर हम बताना चाहें तो एक नोटिस क्या होता है? कोई भी एक इवेंट है उसके बारे में, चाहे वो पास्ट में इवेंट हुआ हो या तो फ्यूचर में होने वाला हो, हाँ पास्ट में हुआ हो या तो फ्यूचर में होने वाला इवेंट, वो उस इवेंट के बारे में जानकारी देना, लोगों तक जानकारी पहुंचाने का नाम ही है नोटिस। तो नोटिस हम लोग लिखते हैं, पर्पस क्या है कि एक लार्ज अमाउंट, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अवेयर करना हमारे किसी भी एक प्रोग्राम के बारे में, इसलिए हम लोग नोटिस लिखते हैं। तो व्हाट इज अ नोटिस, इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। देखिए, हियर इज द डेफिनेशन ऑफ नोटिस। क्या है एक नोटिस, उसका डेफिनेशन, उसको यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। यहाँ पे बोला ये जा रहा है, देखना थोड़ा सा देखिएगा, अच्छे से ध्यान देना है। ओके, a notice is a written or printed announcement. Here we can say that a notice is a written or printed announcement. We can conclude that the notice is an announcement. एक नोटिस क्या है तो लोगों को घोषणा करना होता है, बताना होता है, लोगों तक एक खबर को पहुंचाना होता है। ठीक, पहुंचाने का माध्यम है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो ए नोटिस फॉर सेल, कोई भी एक, मान के चलिए आपके पास एक गाड़ी है, बहुत पुरानी हो गई है, उसको बेचना है। ठीक है, तो आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, उस सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर आपने चिपका दिया कि क्या है, नोटिस फॉर सेल, ऐसा कलर का गाड़ी है, इतना डिमांड है उसका, इतना इतना फीचर्स वगैरह है, वो सब आपने लिख के लगा दिया। तो एक वो नोटिस सेल के लिए, मतलब हम किसी चीज को बेचने के लिए भी लगा सकते हैं। तो नोटिस क्या है, एक अनाउंसमेंट होता है जो कि लिखा हुआ होता है और या तो फिर प्रिंटेड होता है, प्रिंटेड के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा या तो फिर लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो नोटिस क्या है, तो एक अनाउंसमेंट है, ठीक है, जो कि किसी चीज को सेल के लिए भी हो सकता है, या तो फिर इट इज रिटन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये किसी भी एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी कि बहुत ज्यादा लोगों तक एक बात को पहुंचाने के लिए लिखा जाता है। अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड और इज अबाउट टू हैपन। यहाँ पे ये बात थोड़ा सा ध्यान देना है, दैट हैज हैपेंड यानी कि कोई भी चीज जो पास्ट में हो गया हो, या तो इज अबाउट टू हैपन यानी कि जो फ्यूचर में होने वाला हो। तो हम वी कैन से दैट, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नोटिस जो होता है, हम किसी भी एक घटना जो इवेंट पास्ट में हुआ हो या तो फ्यूचर में होने वाला इवेंट हो, दोनों के बारे में अगर हमको जानकारी देना है तब हम लोग नोटिस का सहारा लेते हैं। मतलब दोनों में से किसी का भी, मतलब पास्ट का भी इवेंट को बता सकते हैं हम लोग नोटिस में, और एज वेल एज उसी तरह फ्यूचर का भी कोई अपकमिंग जो इवेंट है उसके बारे में भी अगर जानकारी देना है तो भी हम लोग नोटिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इतना अभी आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि नोटिस क्या है। तो नोटिस एक प्रिंटेड या तो रिटन अनाउंसमेंट है जो कि हम लोग एक लार्ज अमाउंट ऑफ, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन्फॉर्म करने के लिए लिखते हैं। वो नोटिस फॉर सेल हो सकता है, लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस हो सकता है, या तो और भी जो भी चीजें हैं उसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। देखिए, ठीक है, अब इसमें एक और मेन पॉइंट जो हम लोग का होता है वो ये है, क्या है वो, एक कोई भी रिटेन जो चीज होता है तो उसका जो मेन फोकल पॉइंट है उसका वर्ड लिमिट कितना है, वर्ड लिमिट कितना है। तो उसी तरह हम लोग बता सकते हैं, देखिए, ए नोटिस मस्ट बी लिमिटेड अप टू 50 वर्ड्स, कि एक नोटिस अगर हम लिख रहे हैं तो उसका वर्ड लिमिट जो होता है वो 50 वर्ड्स का होता है, यानी कि कम से कम शब्दों में आप पते की बात बोले
एकदम सटीक बात समझाएं, ज्यादा बताना नहीं है, बहुत लंबा खींचना नहीं है, छोटे से छोटे पैराग्राफ में आपको जो इंफॉर्मेशन लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक प्रोवाइड करना है उसको आप आराम से दे सके, तो वही है नोटिस। तो वो इसलिए नोटिस का जो वर्ड लिमिट रखा गया है वो 50 वर्ड्स का है। इसमें से बहुत क्वेश्चन भी बनता है ऑब्जेक्टिव में, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है कि किस में क्या होता है 50 वर्ड का लिमिट होता है, तो नोटिस राइटिंग का लिमिट कितना है, तो 50 वर्ड्स है, ये आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे नोटिस के बारे में थोड़ा सा फर्दर इंफॉर्मेशन लेते हैं नोटिस के बारे में। चलिए okay, then we have to look. It could be an upcoming event, competition, lost and found notice, or just a piece of information to be delivered to the targeted audience. It is generally written in a formal tone. यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि ये जो हो सकता है इट कुड बी एन अपकमिंग इवेंट, कोई एक इवेंट जो चलाने के लिए है। मान के चलिए आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उस स्कूल वो स्कूल एक ट्रिप प्लान कर रही है, कहीं पे एक विजिटिंग ट्रिप है घूमने के लिए बच्चों लोग को रिफ्रेशमेंट के लिए, या तो फिर एजुकेशनल ट्रिप है, तो वो भी एक ट्रिप प्लान कर रही है आपकी स्कूल। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग एक क्या कर सकते हैं, नोटिस लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपकमिंग इवेंट के लिए या तो कोई कंपटीशन है, आपके स्कूल में कोई कंपटीशन चलाया जा रहा है कि हाँ इतना तारीख से इतना तारीख तक हमारे स्कूल एक कंपटीशन को कंडक्ट करने वाला है, आप जो भी बच्चे यहाँ पे इच्छुक हैं उसमें भाग ले सकते हैं। भाग लेने के लिए अंडर साइन पर क्या करें, कांटेक्ट करें। ठीक है, तो इस तरह बोल के हम लोग नोटिस लिखते हैं। ठीक है, तो एक नोटिस जो होता है वो अपकमिंग इवेंट के लिए भी हो सकता है, या तो कोई कंपटीशन के लिए भी हो सकता है, या तो लॉस्ट एंड फाउंड। ये देखिए ये ज्यादा अंडरलाइन कर दिए हैं, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस बहुत पूछता है आप लोग को। तो लॉस्ट एंड फाउंड यानी कि कोई चीज गुम हो गया, आप किसी भी संस्था में हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में है, किसी भी सोसाइटी में हैं, आप वहां पर रह रहे हैं, तो वहां पे मान के चलिए आपको कोई चीज गुम हो जाता है, या तो आपको कोई चीज मिल जाता है, आपको पता नहीं है उसका ऑनर कौन है। ठीक है, तो आप वहां पे नोटिस लिख सकते हैं कि हाँ मुझे एक चीज मिली है, ऐसा है वो, ये वॉच है, इतना कलर का है, ऐसा इसका स्ट्रिप है, वैसा है, उस तरह लिख करके आप बता सकते हैं कि हमने एक चीज मिला है, जिसका भी होगा वो हमसे संपर्क करे। ठीक है, तो उसी तरह लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस भी होता है, अगर कोई चीज गुम हो गया तो आप लॉस्ट का नोटिस डालिएगा, अगर कोई चीज आपको मिला है तो उस वक्त आपको फाउंड का नोटिस डालना होता है। ठीक, और जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी डिलीवर्ड टू द टारगेटेड ऑडियंस, यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है। टारगेटेड ऑडियंस इसका क्या मतलब है? मान के चलिए आप किसी एक संस्था में पढ़ रहे हैं, वहां पे आपका एक चीज गुम हो जाता है, तो आप जो नोटिस लगाइएगा या तो आप जो नोटिस लिखिएगा उसका जो टोटल, उसका जो प्रॉपर वे है या तो प्रॉपर डिस्प्ले है वो उसी संस्था के लिए होना चाहिए ना। यानी कि अगर आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका वहां पे मोबाइल खो गया, तो आप उसी संस्था के नोटिस बोर्ड पर ना ये लगाइएगा कि मेरा मोबाइल खोया है। तो टारगेटेड ऑडियंस यानी कि उस स्कूल के जितने भी ऑडियंस हैं उन लोगों से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, एक मोबाइल खो गया है। ऐसा तो नहीं कीजिएगा आप कि आपका मोबाइल गुम हुआ है कहाँ पे, आपके स्कूल में, तो स्कूल के नोटिस बोर्ड को छोड़ करके आप अपने घर का जो सोसाइटी का नोटिस बोर्ड है वहां पे लगाइएगा आपकी मेरा मोबाइल खो गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिस प्लेस से रिलेटेड जो इवेंट है वहीं पे उसको लगाया जाता है, उसी के ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। तो यही बताया जा रहा है, टारगेटेड ऑडियंस के लिए ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब जो लोग वहां पे हैं, जिस प्लेस में टारगेट किया जा रहा है उस प्लेस के लोगों के लिए ही नोटिस को लिखा जाता है। ठीक है, इट इज जनरली रिटन इन अ फॉर्मल टोन। अब इसका जो टोन होता है वो फॉर्मल होता है, क्योंकि नोटिस एक फॉर्मल टाइप है, फॉर्मल राइटिंग स्किल में से आता है नोटिस, इसलिए फॉर्मल टोन में, यानी कि जो फॉर्मल लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में लिखा जाता है नोटिस को। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग क्या क्या बताए हैं कि नोटिस कंपटीशन के भी लिखा जा सकता है, अपकमिंग इवेंट के लिए भी लिखा जा सकता है, लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस भी हो सकता है, नोटिस फॉर सेल भी हो सकता है, या तो फिर उसी प्रकार के और भी नोटिस हो सकते हैं। ट्रिप के लिए है तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज बातें बताई गई उसमें। फिर उसके बाद बताया गया आपको कोई भी टारगेटेड ऑडियंस के लिए ही नोटिस को रखा जाता है, जो भी जिस प्लेस से रिलेटेड है वहां के टारगेटेड ऑडियंस के लिए नोटिस को वहां पे डिस्प्ले किया जाता है, और इसका जो टोन होता है वो फॉर्मल टोन होता है। फॉर्मल टोन में ही एक नोटिस को लिखा जाता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है आप लोग को कि नोटिसेस आर फैक्चुअल, ये फैक्ट को दर्शाते हैं। कहीं भी अगर आप नोटिस, मान के चलिए आपके स्कूल में एक नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा हुआ है, मोबाइल मिला है, तो ऐसा मत समझिएगा कि वो झूठ बोल रहा है, नहीं। नोटिस जो होता है वो फैक्चुअल होता है, यानी कि फैक्ट पर बेस किया होता है, बेस्ड ऑन फैक्ट।
फैक्चुअल का क्या मतलब है? बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जो रियलिटी होती है उसी रियलिटी पर क्या होता है? बेस होता है नोटिस। कभी भी मन गढ़ंत कहानी के लिख कर नहीं दिया जाएगा नोटिस, ऐसा नहीं होगा। तो फैक्ट पर बेस करके ही नोटिस को लिखा जाता है। एंड टू द पॉइंट, ये भी इसका मेन पॉइंट है, टू द पॉइंट होता है, मतलब कि जो पते की बात जो समझाना चाहता है जो लिखने वाला, वो बस वही आपको मेन फोकल पॉइंट होकर वही समझाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा अच्छे से एक पेज का लिख दिए हैं उसमें मेन पॉइंट बस 2 है, नहीं। अगर मेन पॉइंट आपका 2 है तो 2 ही लाइन में उसको समेटिए, वही है नोटिस राइटिंग का स्किल, और कुछ नहीं है। चलिए, और इसमें जो लैंग्वेज होता है, द लैंग्वेज यूज्ड इज सिंपल, साधारण सा लैंग्वेज। यानी कि साधारण लैंग्वेज क्यों लिखा जाना चाहिए? साधारण लैंग्वेज इसलिए लिखना है क्योंकि वो सबको समझना है ना। क्योंकि हम मान के चलिए सोसाइटी के डिस्प्ले बोर्ड पर यानी नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा रहे हैं, उसका जो लैंग्वेज एकदम फ्लोरी है। फ्लोरी दैट मीन्स ऐसा मतलब सही लैंग्वेज है, लेकिन बाकी सब लोग उसको समझ नहीं सकते हैं आसानी से। तो बाकी सब लोग तो डिक्शनरी लेके बैठेंगे नहीं कि हाँ इसका क्या मतलब है, ये क्या बोलना चाह रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो हमको वहां पे लोगों को समझाना है कि ऐसा हुआ है, उसके बारे में सूचित करना है, ना कि अपना टैलेंट वहां पे शो करना है, ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग उस वक्त जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो सिंपल सा लैंग्वेज, साधारण सा लैंग्वेज, यानी कि जो सब लोग को समझ में आ जाए, ऐसा लैंग्वेज। और उसी के साथ साथ वो फॉर्मल भी होना चाहिए, मतलब समझाने के चक्कर में फॉर्मेलिटी को छोड़ नहीं देना है। जो फॉर्मल लैंग्वेज है वही फॉर्मल और सिंपल से लैंग्वेज का यूज करके हम लोग को नोटिस लिखना होता है। ठीक है, नॉट फ्लोरी, ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो टफ टू अंडरस्टैंड हो, समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो, लोगों को जल्दी समझ में ना आता हो। ठीक है, तो ऐसे लैंग्वेज को बिल्कुल यूज नहीं करना है। और अब इसका जो प्लेस बताया जा रहा है, ये कहां पे रखा जाएगा, नोटिस कहां पे रखा जाएगा? तो नोटिस देखिए वहीं पे ना रखा जाएगा जहां पे लोगों की ज्यादा नजर पड़ती है, तो ही बताया जा रहा है। देखिए, दे आर पुट, मतलब दे मतलब नोटिसेस, नोटिस को पुट किया जाता है, रखा जाता है ऑन डिस्प्ले बोर्ड्स। डिस्प्ले बोर्ड्स को ही हम लोग बोलते हैं नोटिस बोर्ड। अक्सर आप लोग जगहों पर देखा होगा, मतलब स्कूल में या तो फिर कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, आपके सोसाइटी में भी हो सकता है, नोटिस बोर्ड होता है। मतलब वहां पे जो भी चीजें वहां पे होती हैं उसका सूचना देने के लिए एक नोटिस बोर्ड लगाया जाता है, उसको नोटिस बोर्ड या तो फिर डिस्प्ले बोर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो डिस्प्ले बोर्ड्स पर इन स्कूल्स में भी हो सकता है। तो देखिए जनरली स्कूल में होता है या तो पब्लिक प्लेसेस में भी होता है। जैसे बताया हमने, किसी सोसाइटी का एक क्या है नोटिस बोर्ड है, वहां पर भी आपको ऐसे नोटिस देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो इतना बात हो गया है क्लियर आप लोगों का कि नोटिस जो होता है फैक्ट को बेस करके होता है। उसी के साथ साथ इसमें कभी भी जो आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो साधारण सा लैंग्वेज, सिंपल सा लैंग्वेज होना चाहिए, फ्लोरी नहीं, यानी कि मतलब ऐसा लैंग्वेज को यूज नहीं करना है जो लोगों को समझ में जल्दी ना आता हो। तो एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में साधारण से वाक्य को जोड़ करके टू द पॉइंट आना है। टू द पॉइंट मतलब एकदम पते की बात ही बताना है आपको, ज्यादा इधर उधर बढ़ाना चढ़ाना कुछ नहीं है, जो हुआ है बस उसी को समेटना है। कम से कम शब्दों में मीनिंगफुल बात आपको बताने की जरूरत है, उसी स्किल को मतलब बोला जाएगा ये नोटिस राइटिंग का स्किल। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। अब देखिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट को। तो नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या क्या इंक्लूड करता है देखते हैं हम लोग। देखिए, नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट में क्या आ जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी चीज का। जब राइटिंग स्किल की हम लोग बात करते हैं तो उसके फॉर्मेट की बहुत ज्यादा आवश्यकता हम लोग को पड़ती है। फॉर्मेट में से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वही उसी को पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या है? द नोटिस शुड इंक्लूड नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इशूइंग अथॉरिटी। सबसे पहले आप लोग को जो भी, जहां से मान के चलिए कोई भी एक संस्था है, संस्था क्या कर रही है, एक नोटिस को पब्लिश कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसका नाम लिखना होगा। मान के चलिए हमारा ये कोचिंग है LLTC पंडवा, वहां से अगर एक नोटिस लगाया जा रहा है तो डायरेक्टली हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे LLTC पंडवा। ठीक, उसके बाद क्या होना चाहिए, तो उसके बाद है आपका नोटिस का शब्द। देखिए, उसके बाद है नोटिस का शब्द, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए नोटिस। अब ये जो होता है अक्सर कैपिटल में होता है, कैपिटल में ही होता है। ठीक है, नोटिस लिख दिए। उसके बाद जो है आपका डेट आना चाहिए, मतलब इसमें टाइटल है, उसके बाद डेट है, राइटर्स नेम है, फिर डेजिग्नेशन है, पहले हो गया ये। उसके बाद डेट यहाँ पे लिखते हैं, तो मान के चलिए आज का जो डेट है वो 29 है। लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं 29 अप्रैल 2023 हो गया आपका। अब आपका टॉपिक क्या है, मतलब किस मुद्दे पर बात हो रही है उसको थोड़ा सा देखना है। तो अगर क्या है, लॉस्ट है तो लॉस्ट के लिए लिखेंगे, अगर फाउंड है तो फाउंड के लिए, मान के चलिए लॉस्ट है तो लॉस्ट लिखिएगा, फाउंड है तो फाउंड लिखिएगा। तो उसी तरह फॉर्मेट को फॉलो करते हुए ही क्या करना है, आगे
बढ़ना होता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपका जो नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी है वो लिखना है, नोटिस का शब्द लिखना है, इसको लिखना नहीं भूलना है, डेट आप लोग का लिखना है, टाइटल लिखना है, फिर राइटर का नेम लिखना है। राइटर का नेम कब लिखना है? सबसे लास्ट में होगा। फिर इसके बाद बॉडी कंटेंट ये सब लिखने के बाद जो है ना, उसके बाद क्या करेगा आप लोग, डिजिग्नेशन यानी कि पद। इसका मीनिंग क्या होता है? पद, मतलब आपका पद क्या है। हम लोग एक क्वेश्चन भी इसके हिसाब से करेंगे। पहले इसका फॉर्मेट पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका मेन कंटेंट क्या है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ ये पॉइंट हो सकता है, मतलब इसको बताना चाहिए, तो वो जरूर क्या होगा इसमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। देखते हैं क्या क्या इंक्लूड करना होता है। सबसे पहले नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी। देखिए, ए नोटिस शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी डिटेल्स सच एज, जितना भी आवश्यक जरूरियात है, जो भी मतलब जरूरी है लोगों को समझने के लिए, जितने भी सूचनाएं लोगों को समझने के लिए जरूरी है, वो सब नोटिस राइटिंग में आना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या जरूरी में आ सकता है। देखिए, सबसे पहला चीज आएगा नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, यानी कि जो जिस स्कूल की तरफ से इस नोटिस को लिखा जा रहा होगा उसका नाम आएगा। कोई भी स्कूल हो या तो फिर कोई भी चीज हो, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन हो, तो उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाता है आप लोग का, उसके बाद नोटिस का लाइन आता है। देखिए, नोटिस, यहाँ पे नोटिस नहीं दिया हुआ है लेकिन नोटिस लिखना है। इसके बाद जो होता है नोटिस का शब्द लिखा जाता है। उसके बाद डेट ऑफ इशू या तो रिलीज ऑफ द नोटिस, नोटिस कब रिलीज किया जा रहा है, मतलब जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं उस दिन का डेट। यानी कि मान के चलिए एक चीज गुम हुआ है कल गुम हुआ है, तो वो गुम होने का डेट जो है, खो जाने का डेट, वो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे ये जो डेट बोल रहा है तो ये नोटिस का डेट होना चाहिए, मतलब जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं उस दिन। अब वो जो भी घटना जाता है, जो भी इवेंट हुआ है वो कब हुआ है उसका डेट कहाँ लिखा जाएगा, तो उसके बॉडी ऑफ द नोटिस में लिखा जाएगा। बॉडी ऑफ द नोटिस भी आएगा भी, कैसे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, उसके बाद नोटिस का शब्द, उसके बाद डेट यानी कि इशू या तो रिलीज ऑफ द नोटिस, नोटिस कब रिलीज किया जा रहा है उसका डेट लिखना है। उसके बाद अगर तीसरा पॉइंट आता है तो सब्जेक्ट या तो टाइटल ऑफ द इवेंट, मतलब व्हाट, क्या है, किस चीज के बारे में है। तो अगर फाउंड है तो फाउंड, लॉस्ट है तो लॉस्ट, फाउंड हो सकता है या तो लॉस्ट हो सकता है, या तो टूर के लिए हो सकता है, जो भी है, ट्रिप है, ट्रिप टू गोवा, या तो जो भी है ट्रिप टू गोवा, ये सब एग्जांपल्स हम आपको बता रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना व्हाट मतलब क्या है उसके बारे में। नेक्स्ट क्या लिखना है, बॉडी। अब यहीं पे बता रहे हैं हम लोग को बॉडी यानी कि एकदम कंटेंट। अब मेन बात, पते की बात यहीं पे बताई जाएगी। उसमें क्या क्या होगा कि जो इवेंट हुआ है, अगर कोई चीज खोया है, ठीक है, मान के चलिए आज 29 अप्रैल है, तो आज हम नोटिस लिख रहे हैं, लेकिन मेरा कोई मोबाइल फोन था वो 27 को खो गया था। तो यहाँ पे जो डेट लिखा जाएगा किसके बाद, मतलब पहले नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी, उसके बाद नोटिस, उसके बाद जो डेट लिखा जाएगा वो डेट जिस दिन हम लोग नोटिस लिख रहे हैं उस दिन का डेट वहां पे लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब कंटेंट या तो बॉडी आप लोग जब लिखिएगा तो जो इवेंट हुआ है, जिस तारीख को इवेंट हुआ था उस तारीख का यहाँ पे डेट लिखना है। यहाँ पे देखिए, ये डेट जो मेंशन कर रहा है वो इवेंट का डेट, मतलब कोई भी घटना घटा है तो उसका डेट। फिर टाइम हो गया, ड्यूरेशन हो गया, प्लेस हो गया, वेन्यू हो गया, मतलब वेन, वेयर, कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है, क्या हुआ है, ये सब जानकारी, यानी कि मेन जो चीजें होती हैं वो बॉडी में लिखा जाता है, बॉडी या तो कंटेंट में लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जब बॉडी और कंटेंट लिखा हुआ हम लोग का हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग को लिखना होता है ऑथराइज सिग्नेटरी। सिग्नेटरी मतलब आपका नाम होना चाहिए, देखिए, नेम और सिग्नेचर, नेम और सिग्नेचर। और इसके साथ साथ अगर मान के चलिए कोई चीज किसी को आपको मिला है, ठीक है, आप दूसरे को लौटाना चाहते हैं, तो अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दीजिए कि हाँ आप मेरे नंबर पर संबंध कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भी होता है। इसके साथ साथ डेजिग्नेशन भी यहाँ पे लिखना होता है। अगर आपका एक डेजिग्नेशन है एग्जाम्स में, क्योंकि डेजिग्नेशन आपके क्वेश्चंस में दिया जाता है ऑटोमेटिकली, पहले से ही आपका नाम तय कर दिया जाएगा कि हाँ आप ये हैं, यू आर रोहन एंड ड्राफ्ट नोटिस फॉर यू स्कूल नोटिस बोर्ड, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। तो आपको एक नाम दे दिया जाता है, आपको एक डेजिग्नेशन भी दे दिया जाता है। तो वो जो नाम और डेजिग्नेशन है उसको कंटेंट या तो बॉडी लिखने के बाद ही लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो इतना हो गया होगा आप लोगों को क्लियर कि नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, उसके बाद नोटिस का वर्ड, उसके बाद डेट, उसके बाद जो होता है टाइटल, उसके बाद आपका जो बॉडी आ जाएगा, कंटेंट आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में ऑथराइज्ड सिग्नेटरी यानी कि नेम, सिग्नेचर, डिजिग्नेशन जो भी है आपका वो दे सकते हैं, ठीक।
अब इसके बाद थोड़ा सा फॉर्मेट को एक बार व्यू कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये हम लोग का नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट का एग्जाम्पल है, नोटिस राइटिंग फॉर्मेट एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कैसे क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, यानी कि एजेंसी मतलब क्या कि अथॉरिटी, यानी कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन, यानी स्कूल का नाम, स्कूल, कॉलेज हो तो कॉलेज, ठीक है, मतलब जहां से इस नोटिस को क्या किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, वहां का नाम होना चाहिए, ठीक है, उस नोटिस का, स्कूल का, कॉलेज का नाम होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये नोटिस का शब्द ही होना चाहिए, तो पहला पॉइंट हो गया ये, ठीक। दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका ये। उसके बाद तीसरा नंबर पर हम आपको बताए हैं डेट ऑफ इशू या तो रिलीज ऑफ द नोटिस, जिस दिन आप नोटिस को लिख रहे हैं या तो जिस दिन इस नोटिस को रिलीज किया जा रहा है उसका डेट लिखा जाएगा। तो तीसरा पॉइंट हो गया आप लोग का ये डेट ऑफ रिलीज ऑफ द नोटिस, ये तीसरा हो गया, ठीक। उसके बाद टाइटल, ये किस चीज के बारे में है, किस चीज के बारे में, मतलब लोस्ट है, फाउंड के लिए है, सेल के लिए है, या तो ट्रिप के लिए है, ट्रिप टू गोवा के लिए है, एजुकेशनल ट्रिप के लिए, जो भी चीज का टॉपिक जो होगा वो लिखा जाएगा। तो चौथा नंबर पे ये आ गया। फिर पांचवा नंबर बॉडी, बॉडी यानी कि कंटेंट, कंटेंट में क्या क्या लिखना है आपको, डेट लिखना है, कहाँ पे है, क्या प्रोग्रामिंग है, टाइम क्या है उसका, ड्यूरेशन कब से कब तक चलेगा, वो किस जगह पर है, उसका वेन्यू क्या है, वेन्यू मतलब वही प्लेस, उसका जो स्टेज, स्टेज वेन्यू मतलब स्टेज मान सकते हैं आप लोग, तो उसका स्टेज क्या है, वेन्यू क्या है, ये सब हो गया। तो ये पांचवें नंबर पर आपका आ गया बॉडी। और जो छठा पॉइंट होता है वो होता है ये सिग्नेचर, ये वाला जो है वो 6 नंबर पे आ जाएगा आपका, 6 नंबर पे, मतलब ऑथराइज सिग्नेटरी में क्या क्या आना है, अपना नाम लिखना है, आपका पद है तो पद लिखना है, सिग्नेचर है तो सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो ये 6 चीजों को अगर हम लोग देख लेते हैं कहाँ से क्या लिखना है, तो वो समझ में आ जाएगा नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले लिखना है इशूइंग एजेंसी का नाम, उसके बाद लिखना है नोटिस का शब्द, वो भी बोल्ड करके लिखना है अच्छे से, और कैपिटल लेटर में उसको लिखना है। इसके बारे में क्वेश्चन भी आता है कि नोटिस का जो शब्द होता है वो कैसे लिखा जाता है, तो याद रखिएगा ब्लॉक लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स यानी कि ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर में। तो इसका जो नोटिस को जो शब्द लिखा जाता है वो ब्लॉक लेटर में लिखा जाता है, यानी कि कैपिटल लेटर में उसको लिखा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पे आप लोग आ जाता है डेट ऑफ इशू या तो रिलीज ऑफ द नोटिस का जो डेट है वो लिखा जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर सब्जेक्ट या तो टाइटल ऑफ द नोटिस। उसके बाद बॉडी, यानी कि बॉडी में कंटेंट की आपका क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, वो सब आपको इसमें थोड़ा सा 2-3 लाइन के अंदर बताना पड़ता है, ठीक। उसके बाद लास्ट में आपका सिग्नेचर, आप कौन है, आपका पद क्या है, आपका सिग्नेचर क्या है, ठीक है, वो हो जाएगा। तो इतना सब होने के बाद ये फॉर्मेट हो जाएगा क्लियर। अब आते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद एक नोटिस को हम लोग ड्राफ्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन मतलब किसी एग्जाम में पूछा गया, क्या पूछा गया, मान के चलिए ये क्वेश्चन है, यू आर वंदिता, आपको वंदिता नाम दे दिया गया। तो देखिए यहाँ पे नेम जो है आपका गिवन है, ये क्या है, गिवन है, जो नेम है वो आपका गिवन होता है अक्सर क्वेश्चन में, ठीक। ऑफ क्लास 12th, क्लास 12th में आप पढ़ते हैं, आपका नाम वंदिता है। एज द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, अब यहाँ पे देखिए कल्चरल सेक्रेटरी हैं आप स्कूल के, तो यहाँ पे ये पता चल रहा है ना कि कल्चरल सेक्रेटरी हैं, तो ये आपका पद भी दिया हुआ है, तो ये जो आपका डेजिग्नेशन है वो भी आपका गिवन है, डेजिग्नेशन भी क्या है, गिवन है। तो आपका नेम और डेजिग्नेशन दोनों गिवन है यहाँ पे। अब करना क्या है आपको, देखिए ड्राफ्ट ए नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है फॉर एन इंटर स्कूल फैंसी ड्रेस कंपटीशन। फैंसी ड्रेस कंपटीशन आपके स्कूल में चलाया जा रहा है और उस स्कूल के नोटिस बोर्ड पर आपको एक नोटिस लगाना है कि हाँ जिन बच्चे भी, जो भी मतलब इच्छुक बच्चे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं वो पार्टिसिपेंट करें। अब उसमें क्या क्या आपको लिखना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो आपका नाम और पद, ये दोनों चीज दे दिया गया है क्वेश्चन में। अब इसके हिसाब से आपको क्या करना है, तो एक इंटर स्कूल फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए आपको एक नोटिस लिखना है, तो आप कैसे लिखिएगा उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए तो उसका एग्जाम्पल, एकदम सटीक सा एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ पे लाया गया है, देखिएगा। देखिए तो अब इस नोटिस को लिखा जा रहा है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को, नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी लिखना है। तो मान के चलिए आपका जो स्कूल का नाम है संत ज़ेवियर पब्लिक स्कूल दिल्ली, संत ज़ेवियर पब्लिक स्कूल दिल्ली। तो हमने पहले ये लिख लिया, मतलब नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, पहला पॉइंट हो गया कवर हम लोग का, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, नोटिस का शब्द लिखेंगे। देखिए कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही होता है, तो दूसरा पॉइंट हो गया कैपिटल लेटर में, नोटिस का शब्द लिख लिए। जो तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था अभी फॉर्मेट में, वो क्या था तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट था हम लोग का डेट। ये डेट कौन सा डेट है, नोटिस के रिलीज होने का डेट है ना, तो ये डेट नोटिस के रिलीज होने का डेट 27 जनवरी 2020
23 मान लीजिए, तो जो भी मानना है मान लीजिए, ठीक। तो ये तीसरा जो पॉइंट है वो। अब यहाँ पे मार्क का भी बता दिया, मार्क का भी अलॉटमेंट कैसे होता है वो भी अच्छे से आप लोगों को समझाया गया है। देखिए कैसे समझाया गया है। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या तो इंस्टीट्यूशन या तो ऑफिस या तो इशूइंग द नोटिस और हेडिंग, इन दोनों चीज को मिला करके एक मार्क आप लोग का अलॉट किया जाता है यहाँ से। मतलब पार्ट बाय पार्ट, यहाँ पे फॉर्मेट को देखिएगा, पार्ट बाय पार्ट करके आपका नोटिस का जो मार्क होता है वो ऐड किया जाता है। तो कहीं पे भी एक मिस्टेक होता है तो आपका मार्क वहां पे लॉस होने का डर है, इसलिए कहीं भी मिस्टेक नहीं करना है फॉर्मेट के हिसाब से। तो सबसे पहले लिख लिए नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी, उसके बाद आपका जो नोटिस का शब्द है वो लिख लिया हम लोग ने। उसके बाद जो क्या है डेट या रिलीज ऑफ द नोटिस का जो डेट है वो तीसरा नंबर पे वो आ जाता है, तो वो हम लोग लिख लिए। तो इसका जो है वो लेफ्ट साइड में होता है, अब ये दोनों सेंटर में होता है। अब नेक्स्ट है आपका हेडिंग या तो सब्जेक्ट, हेडिंग या तो सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नोटिस का वर्ड और डेट इन दोनों को मिलाकर भी आपको एक मार्क दिया जा रहा है, तो इन दोनों में से किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, तो आपका आधा मार्क लॉस हो जाएगा। तो वही बात है, तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, इन दोनों को मिला करके एक मार्क अलॉट किया जा रहा है, ठीक। अब देखिए अब कंटेंट में आते हैं। अब तीसरा नंबर पे तो ये आ गया आप लोग का, चौथा नंबर पे सॉरी ये 4 नंबर पे आ गया क्या आपका सब्जेक्ट, यानी कि टाइटल जो भी है या सब्जेक्ट। इंटर स्कूल फैंसी ड्रेस कंपटीशन, जैसे कि हम लोग लोस्ट या तो फाउंड पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे क्या है कंपटीशन के लिए, तो वो लिख दिए इंटर स्कूल फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, उसका टाइटल हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, अब उसका बॉडी में आते हैं, कंटेंट में आते हैं, क्या है An inter-school fancy dress competition is being organized on 12th February at Tagore Theatre। कि टैगोर थिएटर में क्या हो रहा है, एक इंटर स्कूल फैंसी ड्रेस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और उसका देखिए डेट भी दे दिया गया। तो ये जो 12 फरवरी है, ये 12 फरवरी किसका डेट है, इस इवेंट का डेट है। अब ये जो डेट किसका डेट है, ये रिलीज ऑफ द नोटिस का डेट है। बात को समझिए, थोड़ा में डिफरेंस समझना है कि सर यहाँ पे दूसरा डेट है या यहाँ पे दूसरा डेट है। डेट दूसरा वैरी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि ये जो होता है, जो आपको नोटिस के बाद जो डेट लिखना होता है, वो डेट आपका नोटिस के रिलीज होने का डेट है, मतलब किस दिन आप नोटिस को रिलीज कर रहे हैं। जबकि ये टाइटल में तो कंटेंट में जो डेट होता है वो डेट किसका डेट होता है, इवेंट का डेट होता है कि वो इवेंट कब चलाया जाने वाला है या तो उसको कब चलाया गया था, वो डेट होता है। तो 12 फरवरी को ये चलाया जाएगा टैगोर थिएटर में, उसका वेन्यू बता दिया गया, ठीक। अब आगे क्या उम्मीद है, दोज विलिंग टू टेक पार्ट इन द items which our school will be presenting should come for selection on 1st February 2000 at 12:30 PM in the assembly hall। तो अब यहाँ पे आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जो भी बच्चे क्या करना चाहते हैं, इसमें पार्ट करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं 12:30 तक क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन लाके यहाँ पे करा सकते हैं, ठीक। अब कुछ कंडीशन है तो वो भी आप बता दीजिए। तो यहाँ पे कंडीशन भी लगाया जा रहा है, देखिए ओनली क्लास 6 to class 12 स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। एलिजिबल मतलब उप लोग ही क्या है, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 के बच्चे ही बस इसमें क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, अन्यथा नीचे क्लास वाले बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब एक और मेन पॉइंट है यहाँ पे, ड्रेसेस शुड बी अरेंज्ड बाय द पार्टिसिपेंट। क्योंकि फैंसी ड्रेस कंपटीशन है तो ऐसा नहीं समझ लेना है कि हमारा ये जो ड्रेस का जो अलॉटमेंट होगा वो हमारा स्कूल देगा, ऐसा नहीं है। कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको ड्रेस अपने से अरेंज करना होगा, तो पार्टिसिपेंट के द्वारा ही क्या किया जाएगा, ड्रेस को अरेंज किया जाएगा। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट बात बताना है, देखिए 3-4 लाइन के अंदर ही हमने बॉडी को खत्म कर दिया। क्या बात है, तो हाँ एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, वो 12 तारीख को टैगोर थिएटर में, ठीक। तो जो भी बच्चे क्या करना चाहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो क्या करना है, 12-12:30 बजे से पहले असेंबली हॉल में पहुंच करके अपना सिलेक्शन के लिए क्या करना है, जो भी चीजें फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर देनी है, ठीक। तो वो बात बताया गया। और ड्रेसेस कहाँ कौन देंगे, तो पार्टिसिपेंट्स को ही लाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आपको आप बता दिया। अब बॉडी जब कंटेंट खत्म हो जाता है, यानी ये जो बॉडी पूरा लिख दिया गया, तो 5वां नंबर पे ये आ गया हम लोग का बॉडी। और लास्ट में जो होता है, बताया था आप लोग को 6 नंबर पे क्या आना है, आपका नाम, पता नहीं, नाम हो जाएगा, आपका डेजिग्नेशन हो जाएगा, ठीक। वही बात है, देखिए तो नेम वंदिता, क्योंकि आपका नाम यहाँ पे गिवन है, तो जो गिवन नेम होगा वही नेम आपको लिख देना है। ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम में नाम कुछ और दिया है, अपना नाम वहां पे लिख के आ गया, नहीं। जो गिवन नेम है और गिवन जो डेजिग्नेशन है वही आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो वंदिता हमारा यहाँ पे गिवन नेम है, इसलिए हम लोग गिवन नेम वंदिता लिख लिए। उसके बाद आपका जो पोजीशन है, तो आपका जो क्या है डेजिग्नेशन पद है, वो भी तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं, तो यहाँ पे लिख दिए कल्चरल सेक्रेटरी आपका डेजिग्नेशन, ठीक है। तो ये बस यही हो गया आपका टोटली क्या, एक नोटिस राइटिंग का एग्जाम्पल।
तो ऐसे ही आराम से हम लोग नोटिस राइटिंग सीख सकते हैं और अच्छे से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये नोटिस राइटिंग का वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि मार्क स्कोरिंग चैप्टर है कम से कम। इसकी अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो 3 मार्क का नोटिस लिखने के लिए आता है सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-2 मार्क वहां पे भी आता है। तो मतलब 4 से 5 मार्क का ये रहता ही रहता है। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही आसान सा है, बहुत ही छोटा सा है, टू द पॉइंट बात इसमें बताई जाती है। इसलिए कभी भी इस टॉपिक को इग्नोर करके ना चले, एकदम बिल्कुल भी आसानी के साथ इसको लिखने का प्रयास करें। एकदम फॉर्मेट भी आप लोग को एक बार जस्ट डिस्प्ले कर दिया जा रहा है। ओके, देखिए इसका फॉर्मेट क्या है, तो इसका फॉर्मेट अच्छे से याद रखिएगा, यही है इसका फॉर्मेट। 6 स्टेप में इसका फॉर्मेट को आप लोग बांट लीजिएगा। पहला स्टेप में ये, दूसरा में ये, तीसरा में ये, चौथा में ये, पांचवा में ये और छठा में ये स्टेप आपको अच्छे से बता दिया गया है पीछे भी। ओके, तो इसी तरह का ये जो सेशन है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे कुछ अगले प्रश्नों के साथ, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न नोटिस के ऊपर लेकर हम आने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।